हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की ये जो वीडियो है इसको आप ट्यूटोरियल कम और ब्लेज़र के हवाले से एक पॉडकास्ट समझ के देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो के अंदर जब ब्लेज़र लॉन्च हुआ तब से लेकर अब तक ब्लेज़र किन किन तब्दीलियों से गुज़रा और आज जो मौजूदा हालत में है वो क्या उसकी सिचुएशन है, किस हालत में है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो न्यू कमर्स हैं जब भी वो ब्लेज़र सीखना शुरू करते हैं तो इन बिटवीन कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं जिन पे जाके वो स्टक हो जाते हैं, जिस पे उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब यहाँ से आगे हम कहाँ जाएं, कौन से ब्लेज़र के कौन से वेरिएंट को किस काम के लिए चूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आगे ब्रांचेस निकल पड़ी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ब्लेज़र का क्या मिशन था, इसको क्यों किस मिशन के तहत निकाला गया और ये किस स्टेज पे अब आके पहुंच गया है, और आप अगर इसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस किस तरीके से कब कौन कौन सी इसकी टाइप चूज़ करनी चाहिए एंड सो ऑन। ये सारी की सारी बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसको ट्यूटोरियल समझ के खोल के बैठे हुए हैं तो मैं इसके अंदर कोई प्रैक्टिकली कोड नहीं लिखने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, ये भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाँ, इन बिटवीन एग्जाम्पल के तौर पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना के दिखाने पड़े तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अदरवाइज़ इसके अंदर जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है कि ब्लेज़र कैसे चला, कैसे यहाँ तक 2025 में .NET 9 के ऊपर कैसे यहाँ तक पहुँचा, तब क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, और कब कब कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स में इसकी कौन कौन सी टाइप को यूज़ करना चाहिए। हम सारी की सारी बातें इस पे करने वाले हैं, इसके विजन पे, इसके मिशन पे एंड सो ऑन। सो ब्लेज़र सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से .NET के अंदर आने वाला एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और ये 2018 के अंदर लॉन्च हुआ था। 2025 तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत सारी चेंजिंग्स में से गुजरा है। हर चेंजिंग ने इसको बेहतरी की तरफ मतलब जो है ना पुश किया है और बेहतर से बेहतर बनाया है इसको। इस वक्त .NET 9 मार्केट में मौजूद है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और .NET 9 के टाइम पे ब्लेज़र का बहुत ही आउट क्लास वर्जन, जो एक स्टेबल वर्जन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और किसी भी किस्म की प्रोफेशनल एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए वो रेडी है। तो खैर, जब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास .NET की दुनिया में MVC भी मौजूद था, हमारे पास रेजर पेजेस का कंसेप्ट भी मौजूद था। तो क्या ज़रूरत पड़ी .NET वालों को कि ब्लेज़र का एक नया कंसेप्ट इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया। तो यार, बात इस तरीके से थी कि MVC और रेज़र बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, वो इस वक्त भी चल रहे हैं और आप उस पर इस वक्त भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और बल्कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ बहुत से लोगों को कि पहले उनको सीख के तो उसके बाद आप ब्लेज़र की तरफ मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से .NET की दुनिया का आइडिया हो सकेगा। अच्छा, तो लेकिन होता क्या है कि .NET का हमेशा से ये विजन रहा है कि हम इतने ज़्यादा अपने इकोसिस्टम को बिल्डअप कर दें कि जो .NET का प्रोग्रामर है उसको एक वेब ऐप बनाते हुए कभी भी किसी दूसरी लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप MVC पे काम करते थे या फिर जब आप रेजर पेजेस बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम करते थे, रेजर पेजेस प्रोजेक्ट टेम्पलेट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इस पर क्लियर रखिए क्योंकि रेजर पेजेस तो हर जगह पे तकरीबन अब यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, तो जब आप उस पर काम करते थे तो बहुत सारी ऐसी जगहें आती थी जिस जगह पे आपको इंटरेक्टिविटी, पेज पे इंटरेक्टिविटी अचीव करने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता था। बावजूद इसके कि फ्रंट एंड HTML पे बना हुआ है, CSS के साथ मर्ज अप होके और बैक एंड C# पे चल रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी आ जाती थी कि आपको थोड़ी देर के लिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता था ताकि आपका पेज इंटरेक्टिव बन सके। यहाँ पे मैं बताता चलूँ जिन लोगों को इंटरेक्टिविटी का मतलब नहीं पता, इंटरेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आपके वेब पेज के ऊपर एक बटन मौजूद है और जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो जो उसका एक्चुअल फंक्शन था वो काम करता है, लेकिन उसको काम करवाने के लिए पूरे के पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। तो वो जो पेज बेसिकली बटन होता है वो एक इंटरेक्टिव बटन होता है। नॉर्मली ये बिहेवियर आपको एक MVC या रेजर पेजेस बेस्ड साइट के अंदर थ्रू जावास्क्रिप्ट ही अचीव करना पड़ता है। इस चीज़ को दूर करके कुछ ऐसा बना दिया जाए कि .NET का डेवलपर जावास्क्रिप्ट की तरफ ना जाए, बल्कि इस बिहेवियर को अचीव करने के लिए वो ब्लेज़र के मतलब C# के अंदर ही रहे। ये चीज़ अचीव कर सकने के लिए उन्होंने ब्लेज़र का कंसेप्ट निकाला। यानी कि सादा लफ्ज़ों में, जब ब्लेज़र आया, अब ब्लेज़र आने के बाद वो काम जो आप जावास्क्रिप्ट से करते थे वो काम भी अब आप C# के थ्रू ही कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ब्लेज़र का प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब
ब्लेज़र उन्होंने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन इनिशियली जब वो आया तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वर्जन नहीं था। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है आईटी की दुनिया में, तो बहुत ही ज़्यादा कोई स्टेबल नहीं हुआ करती। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ 2025 में इस टाइम पे ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेबल वर्जन बन चुका है। लेकिन जब ये आया तो इस वक्त इन्होंने सबसे पहले इसके अंदर जो है 2 किस्म के प्रोजेक्ट टेम्पलेट निकाले जब ब्लेज़र नया नया आया। पहला था ब्लेज़र सर्वर ऐप और दूसरा था ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप, यानी कि ब्लेज़र को यूज़ करके आप दो किस्म के प्रोजेक्ट बना सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें फ़र्क क्या था। तो पॉइंट नंबर 1, ब्लेज़र सर्वर ऐप। ब्लेज़र सर्वर ऐप का कंसेप्ट ये था कि अगर आप ब्लेज़र सर्वर ऐप का प्रोजेक्ट टेम्पलेट चूज़ करके आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका HTML कोड सारा का सारा यूज़र जब आपकी वेबसाइट खोलेगा तो उसका HTML कोड सारा का सारा उसके ब्राउज़र पे लोड हो जाएगा, और जैसे ही वो कोई बटन दबाएगा तो उसका पेज रीलोड नहीं होगा, क्योंकि इंटरेक्टिविटी मेन मकसद था इसका। तो उसका पेज रीलोड नहीं होगा, वो बटन प्रेस करते साथ ही उस पेज के ऊपर से एक सिग्नल, एक मैसेज फ़ौरन सर्वर पे जाएगा। सर्वर उस मैसेज को सुनेगा और इमीडिएटली उस मैसेज के ऊपर उसके रिक्वायर्ड कोड C# कोड को एग्जीक्यूट करके रिस्पॉन्स में जो है जो रिज़ल्ट बनता होगा वापस HTML के पेज के ऊपर भेजेगा। यानी कि सादा लफ्ज़ों में आपके फ्रंट एंड पे पड़े HTML कोड का एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है सर्वर पे पड़े C# कोड के साथ, और आप बटन दबाते हैं तो बगैर पेज के रिफ़्रेश हुए मैसेज जाता है और मैसेज का रिस्पांस आता है, और आपका जो इंटरफेस है वो रियल टाइम पे अपडेट हो रहा होता है विदाउट रीलोडिंग दी पेज। क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि विदाउट रीलोडिंग दी पेज, क्योंकि जब पेज रीलोड होगा तो फिर तो पूरा का पूरा एक सर्वर को कमांड सेंड होगी, फिर सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेजेगा और फिर नए रिफ्रेश पेज के ऊपर सारा डाटा आ जाएगा। तो दैट इज़ ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट। तो अब इस तरीके से ब्लेज़र सर्वर पे काम चलने लगा। और दूसरा जो वर्जन उन्होंने निकाला ब्लेज़र वेब असेंबली, उसमें क्या हो रहा था कि जब यूज़र वेबसाइट खोलता है, ऐसी वेबसाइट जो कि ब्लेज़र वेब असेंबली पे बनी हुई होती है, तो वो वेबसाइट तो उसके पास ओपन होती है और HTML का कोड तो उसके ब्राउज़र में डाउनलोड होता ही होता है, साथ ही साथ उसके पीछे लिखा हुआ C# कोड भी उसके ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि अब साइट एक दफ़ा ओपन हो गई, उसके बाद अगर उस यूज़र का इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो गया तो फ़ायदा क्या होगा कि क्योंकि C# का कोड भी उसी के ब्राउज़र में पड़ा हुआ है, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो वहीं से उसी के ब्राउज़र में पड़े हुए कोड पे कमांड जाएगी और वहीं से वो कोड एग्जीक्यूट करके रिज़ल्ट वहीं पे उसको उसके रियल टाइम जो उसका इंटरफेस है उसको अपडेट कर देगा। तो ये कंसेप्ट उसको चला दिया गया। अब सुनने में तो लगता है कि वेब असेंबली वाला तो ज़्यादा बेहतर है फिर एक तरीके से। हाँ, किसी हद तक इस सेंस में तो ये बहुत बेहतर है कि सारा का सारा कोड आपका एक ही बार डाउनलोड होके आपकी वेबसाइट यूज़र के ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाता है और यूज़र उसको चलाता रहता है बेशक इंटरनेट बंद कर दे। लेकिन आपका कई दफ़ा जो C# में या प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ कोड होता है वो समटाइम्स सेंसिटिव लॉजिक होता है, कोई आपका कोई स्पेशल लॉजिक होता है जो कि आप यूज़र के सामने नहीं रखना चाहते, आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो इसमें आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती क्योंकि आपका कोड यूज़र के ब्राउज़र में डाउनलोड हो चुका है, तो वो उसको वहाँ से खोल के रीड कर सकता है। लेकिन उसके बरक्स जो सर्वर का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए और जो कोड है वो मैं सिक्योर रखूँगा सर्वर के ऊपर। आपका मैसेज वहाँ जाएगा, वहाँ से कोड एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट करके जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। कोड जो है वो सर्वर में पैक रहेगा, वो हम ब्राउज़र पे नहीं जाने देंगे यूज़र के। तो सर्वर का कंसेप्ट ये है और उसके बरक्स दूसरा जो वेब असेंबली का कंसेप्ट है वो ये है कि कोड भी सीधा आपके ब्राउज़र में आके डाउनलोड हो रहा है। और इसको वेब असेंबली क्यों कहा जाता है? सर्वर का तो नाम से ज़ाहिर हो गया कि जी कोड सारा सर्वर पे चलता है, इसलिए उसको सर्वर ब्लेज़र सर्वर ऐप कहते हैं। इसको ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप इसलिए कहते हैं कि आपका जो ब्राउज़र होता है, जो यूज़र का ब्राउज़र होता है जिस पे वो साइट को ओपन करता है, उसके अंदर एक ऐसा इंजन, एक ऐसा पुर्जा लगा हुआ है जो कि ये सलाहियत रखता है कि आपके C# के कोड को या जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सके ब्राउज़र के अंदर रह के। उस सिस्टम को वेब असेंबली कहते हैं। उसकी बेस पे ब्लेज़र वेब असेंबली का कंसेप्ट इसको कह दिया गया। तो ये दो ऐप्स का कंसेप्ट दे दिया गया और कहा गया कि अगर आप सर्वर वाली चाहते हैं तो आप वो बना लें, अगर आप ब्लेज़र वेब असेंबली वाली ऐप चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट को यूज़ करके ये ऐप बना लें। तो लोगों ने क्या किया कि वो ऐसी तमाम ऐप्स जिनके अंदर फ्रीक्वेंट या फिर कंसिस्टेंट इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा ऐप खुल जाए और उसके बाद चलती रहे, वो ये चीज़ चाहते थे, उन्होंने ब्लेज़र वेब असेंबली को प्रेफर किया। लेकिन ऐसे लोग जो कि चाहते थे कि नहीं हमारा कनेक्शन स्टेबल रहे और हमारा कोड भी प्राइवेट रहे, तो उन्होंने अपनी ऐप्स को ब्लेज़र सर्वर के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे बात
ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से आगे बात क्या चली कि जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट बेहतरी की तरफ आते चले गए, अचानक से एक नया टेम्पलेट सामने आ गया ब्लेज़र वेब ऐप के नाम से, विजुअल स्टूडियो में वो रिफ्लेक्ट होने लगा। अब ब्लेज़र वेब ऐप का टेम्पलेट क्या था और वो किस तरीके से काम करता था, उस पर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन ने जन्म लिया। अब हम उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ब्लेज़र की ऐप्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है और सारी की सारी ब्लेज़र की जो ब्लेज़र बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में विजुअल स्टूडियो में, सारे के सारे सामने आ गए हैं। इनमें से ये जो जिनके ऊपर ये मैवी लिखा हुआ है, ये तो हाइब्रिड अप्रोच है। हाइब्रिड अप्रोच पे हम बात नहीं कर रहे, अभी हम वेब ऐप पे बात कर रहे हैं, प्योर वेब ऐप पे, तो फिलहाल हम उसी पे फोकस रखेंगे। जिनके पीछे ब्लेज़र का लोगो है @ऑफ की सिंबल के साथ, हम इन 3 ऐप्स की बात करेंगे। तो अब आपको 3 ऐप्स नज़र आ रही होंगी। ब्लेज़र वेब ऐप ये वाली टॉप पे जो कि अब न्यू आई है, उसके बाद ब्लेज़र सर्वर ऐप जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि सर्वर पे चलता था कोड और अपडेट करता था इंटरफेस को यूज़र के आगे, और फिर ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप जिसका मैंने आपको बताया कि जो पूरा का पूरा C# कोड और HTML दोनों चीज़ें यूज़र के ब्राउज़र के अंदर डाउनलोड कर देता है। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको जो है एक सिंपल, बिल्कुल जैसे ये ब्लेज़र सर्वर ऐप चल रही है, चल ये भी ऐसी रही होगी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। बस बैक एंड पेन पे क्या फ़र्क होगा कि इसका जो सर्वर का जो कोड है वो C# का सर्वर पे पैक रहेगा और इसका जो कोड है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो आपके ब्राउज़र में आ जाएगा। दिस इज़ इट, ठीक हो गया। अब अगर मैं इनको आपको दोनों को 1 बाय 1 बना के दिखाता हूँ, मैंने ब्लेज़र वेब असेंबली के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट पे गया और उसके बाद में यहाँ पे ब्लेज़र ऐप WASM वाज़म, इसको बेसिकली हम वेब असेंबली को शॉर्टकट में लिख लेते हैं YT1, ये हमारी पहली ऐप है। ये लिखा, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद अब मैं यहाँ से नेक्स्ट पे आके ये मुझसे पूछ रहा है कि जी आप कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करना चाहते हैं। 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तीनों मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। तो मैं .NET 9 को, क्योंकि लेटेस्ट है, उसको चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्रिएट का बटन दबाता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को गौर से देख लेंगे। देखें फ्रेमवर्क में इस वक्त हमारे पास कितने जो .NET के फ्रेमवर्क हैं कितने शो हो रहे हैं, 6, 8, 9 तीनों शो हो रहे हैं। ये मैंने क्यों कहा है कि गौर से देख लें, आगे जाके पता चलेगा। और मैंने 9 को सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट का बटन दबा दिया। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है फिर हम इससे आगे बात करते हैं। ओके जी, सो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी वेलकम स्क्रीन आ गई है और सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम जाएं तो ये हमारा रूट का फोल्डर है और कुछ पेजेस के फोल्डर के अंदर कुछ डमी पेजेस जैसे कि काउंटर, होम और वेदर के पेज पड़े हुए हैं यहाँ पर। और इसके अंदर अगर मैं इसको क्लिक करके अगर रन करके दिखाऊँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से रन होता है। मैंने रन कर दिया, रन हो तो फिर हम बात करते हैं आगे। जब आप प्रोजेक्ट को पहली दफ़ा रन करते हैं क्रिएट करने के बाद तो वो थोड़ा सा अपनी रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है और एक दफ़ा जब वो बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद फिर आप जितनी बार भी रन करेंगे वो इतना ज़्यादा आपसे कभी भी टाइम नहीं लेगा। तो ये भी पहली दफ़ा क्योंकि रन हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है और बस तकरीबन ये अब रन हो चुका है और अभी ये ब्राउज़र के ऊपर एक विंडो ओपन कर देगा और फिर मैं आपको उसके अंदर दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा ये लोडिंग भी कर रहा होगा, क्योंकि वो सारे के सारे कोड को उठाकर ब्लेज़र वेब असेंबली के हवाले करेगा, फिर उसको वहाँ से चलाएगा एंड सो ऑन। क्योंकि आ गया है प्रोजेक्ट यहाँ पर, अभी देखिए ये ब्लैंक पेज है और अभी ये लोडिंग पे चला गया है, लोड हो रहा है। यहाँ पे अब दोबारा से भी लोडिंग शुरू हो जाएगी, ये देखें लोडिंग शुरू हो गई है। ठीक है, अब ब्लेज़र वेब असेंबली प्रोजेक्ट का ये एक नुकसान भी है। ये नुकसान ऐसे है कि आपका प्रोजेक्ट जब तक पूरा का पूरा डाउनलोड ना हो जाए सामने वाले के ब्राउज़र पे, ये चलता ही नहीं है। और इस चीज़ से आपको लॉन्ग टर्म पे नुकसान ये भी पहुंचता है कि जो वेबसाइट इतना ज़्यादा लोडिंग में टाइम लेती है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो ब्लेज़र वासम को आप हमेशा, ब्लेज़र वेब असेंबली को आप हमेशा उसी वक्त चूज़ करें जब आपको एक ऐसी ऐप बनानी है जो कि आप कोई एडमिन लेवल की बना रहे हैं, जो कि आपके एक ऑफिस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर काम करेगी और आप उसको वेब बेस इंटरफेस पे रखना चाहते हैं और आप उसको इंटरेक्टिविटी उसमें अचीव करना चाहते हैं। तो बेहतर है कि आप उसको यूज़ करें, क्योंकि जो छोटे मोटे काम है वो इसी ऐप पे यहीं पे होते रहेंगे और जहाँ पर आपको रिस्पांस चाहिए कहीं डेटाबेस से, और डेटाबेस सर्वर पड़ी है तो उसको आप API के थ्रू आप इसमें वैसे भी लिंक कर सकते हैं। सो अब ये हमारा होम पेज है। अच्छा, ये हमारा काउंटर पेज है। अब इस काउंटर पेज के अंदर इंटरेक्टिविटी काम कर रही है। मैं जब क्लिक मी पे बटन दबाऊंगा तो आप ये देखें वैल्यू इंक्रीज़ होती हुई आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन बटन दबाने पे हमारा पूरा का पूरा पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा। ये देखें,
वहीं पे रह के हम उसको कितनी स्पीड में सारा काम करें, जैसे कि हम किसी सॉफ्टवेयर या किसी ऐप में काम कर रहे होते हैं, जबकि ये वेबसाइट है। वेदर पे जाएंगे तो ये देखें पहले लोडिंग लिखा हुआ आया और फिर कितनी खूबसूरती से डाटा लोड हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम जो हो रहा है ये इंटरेक्टिविटी इसको कहते हैं, कि पेज की रीलोडिंग हुए बगैर सारा का सारा काम आपका होता चला जा रहा है। पेज पूरा का पूरा हर बटन प्रेस पे रिफ्रेश नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि HTML भी ब्राउज़र में है, C# भी वेब असेंबली के हवाले कर दी गई, सारा कुछ ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा हो जैसे लोकल मशीन में हो रहा हो, ठीक है। और इसी ब्लेज़र की एप्लीकेशंस को SPA भी कहा जाता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों कहा जाता है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट पे जाकर अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा कि ब्लेज़र का सिस्टम पूरी की पूरी वेब ऐप को एक सिंगल एप्लीकेशन कंसीडर करके चलाता है। इस वक्त अगर मैं होम के ऊपर जाऊंगा तो ये जो कोड है ये पूरा का पूरा नहीं बदलेगा, बल्कि इसका खाली कुछ स्पेसिफिक कोड बदलता आपको नज़र आएगा, आपको हाईलाइट होकर नज़र आ जाएगा। ये देखें सिर्फ हेड में चेंजिंग आई है, ठीक है। मैं दोबारा काउंटर पे जाता हूँ, देखें सिर्फ हेड में चेंजिंग आ रही है, बाकी कोड पूरा का पूरा वही है। मैं इसको खोल के आपको दिखा देता हूँ तो ये देखें खाली हेड में भी टाइटल बदल रहा है और हल्का फुल्का जो कोड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो बदल रहा है। इसको इसीलिए कहा जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन या SPA, क्योंकि ये पूरी एप्लीकेशन को एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के तौर पे लोड करता है। और जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं तो बजाय इसके कि पूरा का पूरा पेज नया लोड करे, खाली उन कंपोनेंट्स को या उन चीज़ों को लोड करता है जो कि दोनों पेज में डिफरेंट होती हैं, बस उनको रिप्लेस करता है एक दूसरे से, ठीक हो गया। जिससे आपकी अगेन एफिशिएंसी अचीव होती है कि पूरा पूरा पेज दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ रहा, ठीक हो गया। तो ये सिंपल पेज है, ये एक इंटरेक्टिव पेज है और ये आपका एक अगेन सिंपल पेज है जिसमें इस वक्त कोई बटन नहीं है, कोई इंटरेक्टिविटी हमारे पास मौजूद नहीं है। और ये जो वेब ऐप्स आपकी बनती हैं ये वेब ऐप्स बेसिकली प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स होती हैं। प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स का क्या मतलब है? प्रोग्रेसिव वेब ऐप एक ऐसी ऐप होती है कि आप उसको ब्राउज़र में चला रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे टॉप पे आपके पास इंस्टॉल का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इंस्टॉल करोगे तो ये वेब ऐप आपकी एक सेपरेट ऐप के तौर पे ओपन हो जाएगी और डेस्कटॉप पे अपना एक आइकॉन क्रिएट कर लेगी। अब मैं पीछे से ब्राउज़र अगर बंद भी कर देता हूँ तो ये देखिए ये एक ब्राउज़र के अंदर ही छोटा सा बनाकर एक सॉफ्टवेयर के तौर पे चलना शुरू हो गई है। और ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बनाएं, अब आप लिनक्स के लिए बनाएं या फिर विंडोज़ के लिए बनाएं। आप एक ऐप बनाएं, उसको ऑनलाइन होस्ट कर दें, वहाँ से चलाएं और वहीं से जो जो आपके यूज़र्स हैं वो उसको डाउनलोड करके अपने पीसी में इस तरीके से इंस्टॉल करके रख लेंगे और वहीं से उसको ऑपरेट करते रहेंगे। डजेंट मैटर वो मैक पे है, लिनक्स पे है, किस पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, टोटली ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप यहीं से सब कुछ रह के कंट्रोल करें और अपने हाथ में रख के चीज़ें चलाएं, बहुत ही बड़ा बेनिफिट है ये आपका, ठीक है। तो इवन के ये ब्लेज़र वेब ऐप इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये यहाँ पर तो आपको इस तरीके से नज़र आ ही रही है। अगर इसी ऐप को मैं अपने मोबाइल में जाके खोलता हूँ तो मेरे मोबाइल के अंदर भी ऐसे ही मैं ब्राउज़र के अंदर जाके इंस्टॉल के ऑप्शन में जाता हूँ सेटिंग में से, तो मेरे मोबाइल की ऐप्स की जो लिस्ट है वहाँ पर इसकी एक ऐप बन के डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी और नेक्स्ट टाइम पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मतलब इसके लिंक पे जाकर इस वेबसाइट को ओपन करूँ। मैं सिंपली अपने मेन्यू में से जाकर तो ऐप सेलेक्ट करके चला सकता हूँ और उसको एक सिंपल वेब ऐप की तरह या मोबाइल ऐप की तरह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लेज़र ऐप का, ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप का छोटा सा एक डेमो। अब इसके बाद अगर हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दें और हम यहाँ से जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, तो जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने पे आएँ और इस दफ़ा हम ब्लेज़र सर्वर ऐप को चूज़ करके नेक्स्ट करें और यहाँ पे जाके ब्लेज़र ऐप के आगे सर्वर और YT2 कर देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो अब यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी चेंजिंग नज़र आएगी। और वो चेंजिंग क्या है? ये देखें मेरे पास फ्रेमवर्क की लिस्ट में 6 के अलावा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा। मेरे पास 8 भी शो नहीं हो रहा, मेरे पास 9 भी शो नहीं हो रहा, हालांकि मेरे पास दोनों इंस्टॉल हैं। आप देख चुके हैं पिछली ऐप में शो हो रही थी, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इनको गौर से देख लें, आगे जाके इनके हवाले से मैं बात करने वाला हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लेज़र सर्वर ऐप की सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने पीछे से बंद कर दी है। माइक्रोसॉफ्ट नहीं चाहता कि अब आप ब्लेज़र सर्वर ऐप क्रिएट करें अपने .NET 8 या .NET 9 में। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अब वो इसकी जगह ब्लेज़र वेब ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। खैर चलें हम .NET 6 पे रख के इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और लेट्स सी कि इसको क्रिएट करके हमें क्या अचीव होता है और क्या मिलता है।
ब्लेज़र ऐप जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए, इसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर आ रहे हैं, कुछ शेयर्ड के आ रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पेजेस के अंदर हमारे पास काउंटर का भी पेज है, फैच डाटा का भी है, इंडेक्स का भी है। मैं इस पर टाइम ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मैं कोडिंग में तो भी जा नहीं रहा, मैं इनकी कोर फंक्शनलिटीज़ को समझा रहा हूँ। कोडिंग के हवाले से तो मेरी पूरी पूरी प्ले लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या मिलता है और हमारा एक्सपीरियंस इसमें कैसे चेंज हुआ। ठीक हो क्या? तो मैंने इसको रन कर दिया है। जैसे ही रन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके जी, ऐप ऑलमोस्ट रन हो चुकी है, ये लोडिंग पे पड़ी हुई है। अभी ये लोड हो जाए तो मैं उससे आगे बात करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास एक ब्लेज़र सर्वर ऐप आ चुकी है। इंटरफेस आपने देखा, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले अगर इसी स्टेज पे रह के हम चेंज करें, ये तो खैर इसकी तो आप बात छोड़ दें, ये तो कोड ही है सिंपली, आपको पता ही है। ठीक है, ये तो HTML है। यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल का ऑप्शन गायब हो गया, यानी कि ऑफिशियली ब्लेज़र सर्वर ऐप के ऊपर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि इसको चलने के लिए हर वक्त इंटरनेट अवेलेबल होना लाजमी है। अगर आप इसको अपने PC और मोबाइल में इंस्टॉल का बटन दबा के इंस्टॉल कर लेते हैं और कभी आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ये चल नहीं पाएगी। इसलिए इसको प्रोग्रेसिव वेब ऐप बनाने का ऑप्शन इसके अंदर नहीं प्रोवाइड किया जाता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप बन नहीं सकती। आप मैनुअली इसके अंदर वो तमाम कोड जिसकी बेस पे एक ऐप को प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है, आप एक ब्लेज़र वॉज़म ऐप क्रिएट करके उसमें से कॉपी करके इसमें लगा देंगे तो ये भी प्रोग्रेसिव हो जाएगी और अपना यहाँ पे ऑप्शन देना शुरू कर देगी। खैर, अगर हम यहाँ पे काउंटर पे जाएँ तो देखें वही फंक्शनैलिटी यहाँ मिल रही है। फैच डाटा पे जाएँ, वही फंक्शनैलिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क, इसने इनिशियली उतनी लोडिंग टाइम नहीं लिया, स्टार्ट पे लोडिंग का वो ऑप्शन नहीं दिया, फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा फ़र्क है। ठीक है, और ये फ़र्क क्यों आया? ये फ़र्क इसलिए आया क्योंकि इसने सारा का सारा कोड हमारी वेब असेंबली में डाउनलोड किया ही नहीं। इसने कोड को सर्वर पे संभाल के रखा हुआ है, HTML हमें भेज दी है एक नॉर्मल साइट की तरह, और ये कह रहा है कि जब आप बटन दबाएंगे तो मैं मैसेज भेजूंगा सर्वर पे, सर्वर एग्जीक्यूट करके कोड तो आंसर आपको भेज देगा, कोड आपको देखने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे के सारे काम सेम चल रहे हैं आपके। ठीक हो गया। इसका एक नुकसान यह है कि अगर आपकी सर्वर या आपकी होस्टिंग छोटी सी है, लिमिटेड सी है, तो उसको ये थोड़ा सा अंडर प्रेशर कर सकता है, क्योंकि ये हर वक्त एक कनेक्शन स्टेबल करके रखता है ताकि किसी भी टाइम जब यूज़र मैसेज क्लिक करे तो फ़ौरन मैं उसको रिस्पांस दे सकूं। और अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो ऐप थोड़ा सा लैग कर सकती है। लेकिन यूजुअली अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो, बिला वजह। तो ये चीज़ें नॉर्मली इतना प्रॉब्लम नहीं करती, थ्योरेटिकली इनको कहा तो जाता है, लेकिन अगर आप ऑन जो है प्रैक्टिकल बेसिस पे देखोगे तो इतना प्रॉब्लम इनका नहीं आएगा। तो ये आ गई हमारी ब्लेज़र सर्वर ऐप। अब ब्लेज़र सर्वर ऐप हमने बना कर तो देख ली, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे .NET के फ्रेमवर्क पे जो कि आउट ऑफ सपोर्ट है, तो फिर इन सपोर्ट ब्लेज़र सर्वर ऐप कैसे मिल सकती है? .NET 9 पे हम कैसे ब्लेज़र सर्वर ऐप बना सकते हैं? नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके ये रहा ब्लेज़र वेब ऐप का ऑप्शन। यहाँ पर जाके ब्लेज़र सर्वर ऐप को डेप्रिसिएट करके, ख़त्म करके, जो नया ट्रेंड इस वक्त प्रमोट किया जा रहा है, दैट इज़ ब्लेज़र वेब ऐप। इस पर जब आप जाके क्लिक करते हो और नेक्स्ट का बटन दबाते हो तो ब्लेज़र वेब ऐप और YT3 के नाम से हम इसको बना देते हैं, क्योंकि हम थर्ड ऐप बना रहे हैं। तो आप जैसे इस पे आगे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको .NET 9 भी मिल गया, .NET 8 भी मिल गया, और वो .NET 6 का ऑप्शन यहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो गया, क्योंकि ब्लेज़र वेब ऐप .NET 6 पे नहीं बन सकती। ब्लेज़र वेब ऐप 7, 8, 9 इन पे बना करती है, और मेरे पास 8 और 9 इंस्टॉल हैं, तो इसने उनकी सपोर्ट हमें देना शुरू कर दी और 6 को यहाँ से माइनस कर दिया। मैं अगर इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं अगर नीचे बात करूँ तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म के और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इंटरेक्टिव रेंडर मोड मीन्स ये कि ये मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि जब आप वेब ऐप बनाने जा रहे हैं ये किस किस्म की होनी चाहिए, सर्वर टाइप की होनी चाहिए। तो क्योंकि आप यहाँ से सर्वर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ से वो टेम्पलेट को ख़त्म कर दिया गया, उसकी सपोर्ट ख़त्म कर दी गई है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से क्या आप वेब असेंबली टाइप की ऐप बनाना चाहते हैं, यह ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है, या फिर आप ऑटो का कंसेप्ट यूज़ करना चाहते हैं। तो अब मुझे अगर एक ब्लेज़र की बेस पे वेब ऐप बनानी है तो मैं ब्लेज़र सर्वर ऐप की तरफ नहीं जाऊंगा, और मैं अगर वेब असेंबली बेस पे भी एक ऐप बनाना चाहता हूं तो मैं ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन ऐप का ऑप्शन ऑल्दो कि वहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं उसकी जगह इसको प्रेफर करूँगा और इसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, बट द पॉइंट इज़ कि अगर ये वेब असेंबली का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है तो वहाँ से ख़त्म, स्टैंड अलोन ऐप का ख़त्म क्यों नहीं कर दिया गया उसमें, और इस वेब असेंबली में थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखा दूँगा। ओके,
सो अब इसके अंदर सबसे पहले ऑटो का क्या कंसेप्ट है। सर्वर और वेब असेंबली को तो हमने डिटेल में स्टडी भी कर लिया और इनके सेपरेट प्रोजेक्ट भी करके देख लिए, लेकिन ऑटो का क्या कंसेप्ट है यार। ऑटो का मतलब ये नहीं है खुद ही डिसाइड करता रहता है कि मैं सर्वर बनूं या मैं वेब असेंबली बनूं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। ऑटो का सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ये है कि जब आप ऑटो पे जाते हो तो जब आपकी साइट पहली दफ़ा चलती है तो उसकी लोडिंग स्पीड को अच्छा रखने के लिए जो कोड है वो सर्वर पे ही रहता है और जो HTML फ़ौरन लोड करके यूज़र को दिखा देता है। HTML यूज़र को दिख गई, इनिशियल डाटा यूज़र को दिख गया। अब पीछे बैक एंड पे आपका C# का जितना भी कोड है वो आहिस्ता 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 वेब असेंबली में डाउनलोड होता रहेगा। जब वो वेब असेंबली में सारा डाउनलोड हो जाएगा, जब आपके ब्राउज़र में सारा का सारा कोड डाउनलोड हो चुकेगा, उसके बाद जब भी आपको क्लिक दबाएंगे तो उसके बाद फिर सर्वर की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। सर्वर अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा और सारा का सारा कोड जो कि आपका वेब असेंबली में लोड हो चुका है वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। फिर सर्वर उसी वक्त एक्टिव होगा कि जब कोई कोड आपकी वेब असेंबली में नहीं है तो फिर वहाँ से सर्वर उसको प्ले करेगा, और प्ले ही नहीं करेगा बल्कि प्ले करने के बाद उसकी एक कॉपी फ़ौरन आपके पास डाउनलोड भी कर देगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप सर्वर को डिस्टर्ब ना करें, अपने पास से चलाते रहें। ये लगता तो बड़ा एफिशिएंट है लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अगेन इसके अंदर कोड की प्राइवेसी ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, एक आपको ये पता है सर्वर, ये पता है वेब असेंबली, ये पता चल गया ऑटो, तो व्हाट इज़ नॉन। नॉन का मतलब ये कि आप एक सिंपल वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिस तरीके से एक ट्रेडिशनल वेब ऐप चलती थी, यानी कि आपने सर्वर साइड रेंडरिंग का कंसेप्ट उसमें रख लिया। जब आप बटन दबाएंगे तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा और नई चेंजिंग्स को लेके आएगा, फिर जब आप बटन दबाएंगे तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा और नई चेंजिंग्स को लेके आएगा। अगर आप उस किस्म का कोई कंसेप्ट अचीव करना चाहते हैं और साथ ही साथ ब्लेज़र के कंपोनेंट्स वाला जो सिस्टम है उसका भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप एक ट्रेडिशनल ऐप ब्लेज़र के अंदर रह के भी बना सकते हैं, नॉन का ऑप्शन चूज़ करके, यहाँ से नॉन का ऑप्शन चूज़ करके। ठीक हो गया। अब इसके बाद नॉन पे तो सिंपल है, लेकिन जब आप सर्वर पे जाते हैं तो आपके पास इंटरेक्टिविटी, लोकेशन, पर पेज और ग्लोबल 2 ऑप्शन आ जाते हैं। जब आप वेब असेंबली पे जाते हैं तो भी आपके पास इंटरेक्टिविटी, लोकेशन, पर पेज और ग्लोबल 2 आ जाते हैं। ऑटो का तो मैंने आपको बता दिया कि वो तो वही इनके इन बिटवीन ही है। तो जो भी बातें मैं आपको सर्वर और वेब असेंबली के हवाले से समझाऊंगा वो डेफिनेटली इन पे लागू होंगी। बस ऑटो में फ़र्क इतना है कि पहली बार वो सर्वर से चलता है और अगली बार फिर वो वेब असेंबली पे स्विच हो जाता है, नथिंग एल्स। तो सर्वर के ऊपर इंटरेक्टिविटी, लोकेशन, पर पेज या फिर ग्लोबल का क्या कंसेप्ट है। जब आप सर्वर के बेस पे एक ऐप बनाते हैं तो अगर आप उसकी इंटरेक्टिविटी लोकेशन सर्वर कर देते हैं तो इसका मतलब ये कि इस ऐप में बनने वाला हर एक वेबसाइट का पेज इंटरेक्टिव होगा, यानी कि जब आप उसके अंदर बटन्स बनाएंगे और उन बटनों पे क्लिक करेंगे तो वो बटन्स ऑटोमेटिकली जो है इंटरेक्टिव वे के अंदर जो है काम करेंगे, सर्वर पर मैसेज भेजेंगे और फ़ौरन जवाब लेके आपको दिखाएंगे और पेज को रिलोड नहीं करेंगे और हर पेज ऑटोमेटिकली इंटरेक्टिव होता चला जाएगा। और अगर आप पर पेज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इससे होगा ये कि हर पेज ऑटोमेटिकली इंटरेक्टिव नहीं होगा। जिस पेज के ऊपर आप इंटरेक्टिविटी को अचीव करना चाहते हैं आप उसके ऊपर लिख देंगे जाके कि इस पेज को इंटरेक्टिव कर दो, रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर लिखना पड़ता है। तो जब आप रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर टॉप पे लिख दिया करेंगे तो वो पेज जो है आपका इंटरेक्टिव हो जाएगा। सेम यही सिनेरियो आपका इन दोनों चीज़ों का वेब असेंबली के साथ चलता है। लेकिन अगर हम बात करें पर पेज या ग्लोबल, सुनने में तो ये लगता है कि ग्लोबल ठीक है यार, एक दफ़ा सेट कर दिया जान छूट गई, लेकिन एक्चुअली एफिशिएंसी के लिहाज से ग्लोबल ठीक नहीं है। देखिए, अगर आपने एक बार ग्लोबल लगा दिया तो आपने ग्लोबल सेटिंग तो कर दी, अब हर वो पेज जिसको कनेक्शन मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं है सर्वर से वो भी कनेक्शन मेंटेन करके रखे हुए हैं, बावजूद इसके कि आपने उसके ऊपर कोई इंटरेक्टिव बटन नहीं बनाया फिर भी सर्वर को मुसलसल अपने साथ इंगेज रख के बैठे हुए हैं। ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। आप पर पेज रख दें, इससे आपका सर्वर उसी पेज के साथ अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करके एक्टिव होके बैठेगा जिस पेज के ऊपर आपने इंटरेक्टिविटी मोड सेट कर रखा होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अगर सर्वर बेस ऐप बनाएंगे और पर पेज या कंपोनेंट रख के क्रिएट का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, हम ये ऐप भी अब क्रिएट करके देख लेते हैं। ऐप क्रिएट हो रही है जी, तो ऐप हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस ऐप को पहले रन करते हैं और उसके बाद हम पर पेज इंटरेक्टिव कंपोनेंट जो लगा हुआ है, इंटरेक्टिव का जो ऑप्शन लगा हुआ है, रेंडर मोड लगा हुआ है, हम उसको भी देख लेंगे। तो मैंने इसको रन कर दिया है और जब ये रन हो जाए तो उसके बाद हम इसके आगे से आगे हम बात करते हैं।
ओके जी, ऐप रन हो चुकी है। देखें ब्लेजर सर्वर के वही सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। उसी तरीके से इंटरेक्टिविटी है, वेदर के ऊपर लोडिंग होता है और फिर उसके बाद चल रहा है। तो देखें परफेक्ट में वही ऐप जो हम ट्रेडिशनल वे में बनती देखते आ रहे हैं वही हमारे सामने आ गई है। अब मैं इसको करता हूँ बंद और अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेक्टिविटी का चक्कर। मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ और अपने पेजेस में चला जाता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन फिलहाल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे रहेंगे। मैं काउंटर का पेज खोलता हूँ। आप काउंटर का पेज देखें जो बना हुआ है, इसके टॉप पे क्या लिखा हुआ है, रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर, यानी कि हमने इसको बताया हुआ है कि काउंटर के पेज पे एक ऐसा बटन है जिसके ऑन क्लिक हम कुछ फंक्शनैलिटीज अचीव करना चाहते हैं, तो इसको इंटरेक्टिव बना दो। तो यानी कि जब हम अपने इस ब्लेजर के अंदर इस पेज पे आते हैं, इस ब्लेजर वेब ऐप में, तभी आपका सर्वर से कनेक्शन बनता है। अदरवाइज हर वक्त आप अपने सर्वर को एंगेज नहीं रखते, क्योंकि ये जो लाइन लिखी हुई है रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर, अगर हम होम के ऊपर जाएं तो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई बटन भी तो नहीं है जिसको हमने प्रेस करना हो। ये देखें कोई लाइन नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर मैं वेदर वाले ऑप्शन पे जाऊं तो वहां पे भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे स्ट्रीम रेंडरिंग लिखा हुआ है, दैट इज समथिंग एल्स, इसकी बाद में बात करेंगे। तो अब अगर मैं काउंटर पे पेज पे जाके इस इंटरेक्टिव सर्वर को मिटा देता हूं तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मैंने इंटरेक्टिव सर्वर मिटा दिया और हमारी साइट लोड हो रही है। तो ये देखिए जब मैंने इसको इंटरेक्टिव सेटर मिटा दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब मैं बेशक इस पर क्लिक करता रहूँ, आपको क्लिक की शायद आवाज़ तो आ रही हो कि मैं इस पर कंटिन्यू क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरेक्टिविटी परफॉर्म करवाने की जो एक लाइन थी जिसकी वजह से उसको पता चल रहा था, मैंने रिमूव कर दी है। ठीक है, तो अब मैं अगर दोबारा से इसके ऊपर जाके Ctrl+Z करके लगा देता हूँ और अगर मैं दोबारा से अब चलाता हूँ, जो कि मैं नहीं चलाने वाला, तो ये बिल्कुल परफेक्ट वे में काम करेगा। ठीक हो गया। ये था आपका सर्वर बेस के ऊपर बनने वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको अगर दोबारा से प्रोजेक्ट पे जाके ब्लेजर वेब ऐप पे जाके, ठीक हो गया, अब हम यहाँ से इसका नाम लिखते हैं ब्लेजर वेब ऐप, वेब ऐप WASM FOUR4। अच्छा, और हम यहाँ से नेक्स्ट जाते हैं, स्टैंड अलोन तो नहीं सॉरी, बल्कि वेब असेंबली चूज़ करते हैं, पर पेज ही रखेंगे और हम नेक्स्ट चले जाते हैं। अब देखते हैं कि इस ऐप में और उस ऐप में क्या फ़र्क था, जो कि वेब असेंबली स्टैंड अलोन थी और जो कि वेब असेंबली का ऑप्शन यहाँ पर है। क्योंकि जब इन्होंने वेब ऐप के टेम्पलेट के अंदर सर्वर का ऑप्शन दिया तो ब्लेजर सर्वर ऐप का जो सेपरेट ऑप्शन था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन जब वेब असेंबली का ऑप्शन इसके अंदर दिया तो वेब असेंबली स्टैंड अलोन का जो ऑप्शन अलग से रखा हुआ है उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया। ठीक हो गया। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो हम यहाँ पर जाके अगर इसको प्ले करके देखें, सॉरी इसके सोल्यूशन एक्सप्लोरर को खोल के देखें, तो ये देखें आपको इस सोल्यूशन के अंदर बेसिकली जब आपने ब्लेजर वेब ऐप बनाई वेब असेंबली के कंसेप्ट को चूज़ करते हुए, तो इसमें आपको इस सोल्यूशन एक्सप्लोरर में दो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। एक ये वाला ब्लेजर वेब ऐप WSM4 के नाम से और एक ब्लेजर वेब ऐप WSM4.client के नाम से। यानी कि जब आप इस वेब ऐप के थ्रू आके प्रोजेक्ट बनाते हो वेब असेंबली का, तो आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में दो प्रोजेक्ट बने हुए मिलते हैं। अब इन दोनों के अंदर भी फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। आप जो नीचे वाला ये जो क्लाइंट वाला है इसके ऊपर आप जाके देखोगे तो पेजेस के अंदर सिर्फ काउंटर का पेज मिलेगा। आपको पता है हम 3 पेज बनाते आ रहे हैं, एक होम का, एक वेदर का और एक काउंटर का। तो काउंटर के पेज को यहाँ पे डाल दिया गया और अगर आप कंपोनेंट्स में जाके पेजेस के ऑप्शन में जाके देखोगे तो होम और वेदर यहाँ पे डाल दिया गया। सो ये डिवीजन क्यों की गई? ये डिवीजन इस वजह से की गई कि वो तमाम पेज जो कि इंटरेक्टिव हैं, जिनके अंदर इंटरेक्टिविटी आपने प्रोवाइड करनी है, आप उन पेजेस को जाकर जनाब अली अपने जो ब्लेजर क्लाइंट का ऑप्शन है उसके अंदर रख दें, ताकि वो पेज जाके क्लाइंट के पास डाउनलोड हो सकें। लेकिन वो तमाम पेज जिनको आपने इंटरेक्टिव नहीं बनाना है, उन पेजेस को आप इस ऊपर वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाके कंपोनेंट्स के अंदर जाके बना लें। और उससे बेनिफिट क्या होगा कि वो पेज आपके सर्वर के ऊपर से एक स्टैटिक सर्वर साइड रेंडरिंग की बेस के ऊपर जो है SSR की बेस पे चलते रहेंगे, जैसे एक ट्रेडिशनल वेबसाइट के पेज चलते हैं। और जो पेज जिन पे इंटरेक्टिविटी है आप उनको यहाँ पे बना देंगे, तो वो हमेशा क्लाइंट के ब्राउज़र में डाउनलोड होके चल जाया करेंगे।
तो अगर आपकी एक ऐप ऐसी है, वेब ऐप है, तो डेफिनेटली वेब ऐप में हर पेज इंटरेक्टिव नहीं होता। तो ब्लेज़र सर्वर में तो ऑप्शन मौजूद हो गया ना कि आप उसके अंदर जिस जिस पेज के ऊपर इंटरेक्टिव रखना चाहते हैं उसके ऊपर आप ऑप्शन लगा लें, अदरवाइज़ आप ना लगाएं। और यहाँ पर आकर तो वेब असेंबली के अगर आप चूज़ करते हैं तो जो पेज आपका इंटरेक्टिव नहीं है उनको आप सिंपल SSR में डाल दें, और जो इंटरेक्टिव हैं उनको क्लाइंट साइड पर डाल दें। ये ऑप्शन इन्होंने आपको दे दिया। और अगर आप सारे के सारे ही क्लाइंट साइड पर रखना चाहते हैं और सारे के सारे ही पेज इंटरेक्टिव हैं तो फिर आप स्टैंड अलोन वेब ऐप बना लें, जो कि वेब असेंबली का पिछला टेम्पलेट है। तो इनके अंदर यही डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ। ठीक हो गया। ऑटो कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, सेम चीज़ें मिलेंगी, और ना ही रिकमेंडेड है कि आप ऑटो यूज़ करें आप। ठीक हो गया। और अगर आप नॉन के अंदर जाएंगे तो नॉन में एक सिंपल ऐप ही क्रिएट होगी, वेब ऐप, और उसके अंदर ब्लेज़र के असूलों को फॉलो करते हुए आप एक सिंपल सी वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी इंटरेक्टिविटी नहीं होगी। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर आप एक ऐसी ऐप बनाने जा रहे हैं जिसमें आपने इंटरेक्टिविटी रखनी ही नहीं है, तो फिर आप रेजर पेजेस वाला जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट है उसको यूज़ करके बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। हाँ, लेकिन अगर आपकी अभी किसी पेज पे इंटरेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि इन फ्यूचर इस वेबसाइट में ऐसे पेजेस भी आने वाले हैं जिनके अंदर मैंने इंटरेक्टिविटी रखनी है और उसको मैंने सर्वर बेस या वेब असेंबली बेस स्विच करना है बाद में, तो फिर आप अभी नॉन को सिलेक्ट करके बना लें और बाद में अपने उस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके उसमें आप इंटरेक्टिविटी वाले ऑप्शंस डाल दें ताकि आप सर्वर या वेब असेंबली की कोई भी इंटरेक्टिविटी अचीव कर सकें। तो यहाँ तक जो मैंने बातें आपसे डिस्कस की, ये तो आपके पूरे ब्लेज़र की दुनिया को अभी तक जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि वेब असेंबली बेस प्रोजेक्ट क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया ब्लेज़र का सर्वर बेस प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बता दिया कि ऑटो का कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, नॉन का कंसेप्ट क्या है इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ जो कि आप कंटिन्यूसली देखते चले आ रहे होंगे वो क्या है, अगर हम कंपोनेंट में जाएं, मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर समझा देता हूं आपको। ऑल दो कि जितने भी प्रोजेक्ट मैंने पीछे से लेके अभी तक बनाए, ये हर प्रोजेक्ट में ये चीज़ मौजूद थी। जो वेदर का जो पेज था, अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें ऐड एट्रीब्यूट करके स्ट्रीम रेंडरिंग लिखा हुआ है। सो इट इज़ नॉट लाइक, इसको मिक्स मत करिएगा। वेब असेंबली इंटरेक्टिव मोड अलग है, और उसके बाद सर्वर इंटरेक्टिव मोड अलग है, फिर उसके बाद एक सर्वर साइड रेंडरिंग का कंसेप्ट होता है जो एक ट्रेडिशनल वेब ऐप का है हमेशा से, कि बटन दबाओ पेज रिफ्रेश होता है और नई चीज़ सामने आती है। तो उसके अंदर ही रहते हुए स्ट्रीम रेंडरिंग का एक कंसेप्ट है। स्ट्रीम रेंडरिंग का कंसेप्ट आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जब आपने किसी पेज को खोला और उस पेज को खोलने के बाद जब तक उस पेज का डाटा जो कि डेटाबेस से आ रहा है वो लोड नहीं हुआ है, जब तक वो डाटा नहीं पहुंचा है, तो तब तक बजाय इसके कि यूज़र को एक वाइट पेज नज़र आता रहे, आप उसको कोई लोडिंग का सिग्नल दिखा दें, या फिर आजकल एक स्केलेटन किस्म के कार्ड चल रहे हैं जो कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे उसमें वेव्स चलती रहती हैं। तो आप यूज़र को जब तक आपका एक्चुअल डाटा लोड नहीं होता, आप उसको ब्लैंक कार्ड्स लोडिंग होते हुए दिखा दें। उन सब कंसेप्ट को आप दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक सिंपल सर्वर साइड रेंडरिंग वाले पेज पे स्ट्रीम रेंडरिंग का कंसेप्ट दे देते हैं, तो ये अचीव हो जाता है। अब ये देखें, मिसाल के तौर पे कोड को मैं थोड़ा सा को दिखाऊँ अगर आपको, तो यहाँ पे फोरकास्ट का एक वेरिएबल है, ये बेसिकली C# का वेरिएबल है जिसके अंदर डाटा डेटाबेस से लोड होता है। ठीक हो गया। अब जब तक डाटा फोरकास्ट के वेरिएबल में जब तक डेटाबेस से डाटा आके लोड हो नहीं जाता तब तक तो ये नल है ना, ये तो एम्प्टी रहेगा। तो जब तक ये नल रहेगा तब तक पेज पे लोडिंग लिखा हुआ आता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये नॉट इक्वल टू नल हो जाएगा तो इफ़ की जगह एल्स चलेगी और इसके अंदर से फॉर ईच के थ्रू सारा डाटा निकाल के स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है कि यूज़र को एक खाली पेज दिखाने से बेहतर है कि उसको एक लोडिंग होता हुआ कुछ इफेक्ट दिखा दिया जाए जिसकी बेस पे उसको भी तसल्ली रहे कि यार हो रही है, लोडिंग हो रही है। ठीक हो गया। सो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये हर एक, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग से नहीं है, इसका ताल्लुक वेब असेंबली से नहीं है, इसका ताल्लुक स्टैटिक रेंडरिंग से है। तो आप एक ऐसा पेज जिसके ऊपर ना ही ब्लेज़र का कंसेप्ट है, सॉरी ना ही सर्वर का कंसेप्ट है, ना ही वेब असेंबली का कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी आप इसको अचीव कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं ब्लेज़र सर्वर का कंसेप्ट, तो उसके ऊपर तो वैसे भी आपको ये चीज़ अचीव की ही जा सकती है, क्योंकि वो इंटरेक्टिव पेज होता है। तो इंटरेक्टिव पेज पे आपके हाथ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप वहाँ पर कोई भी वे के थ्रू आप ये चीज़ें लोडिंग करके दिखा
दिखा सकते हैं। दैट इज़ समथिंग एज ए प्रोग्रामिंग के अंदर कभी हमें ऐसे ज़रूरत पड़ेगी कि एक ऐसा पेज जिसके अंदर हमने इंटरेक्टिविटी दिखानी हो तो हम ज़रूर उसके अंदर दिखाएंगे। वो अगर ब्लेज़र वेब असेंबली का हुआ या फिर आप कह सकते हैं वेब असेंबली के अलावा सर्वर का हुआ, तो उसके अंदर भी हम कभी ना कभी ज़रूरत पड़ी तो दिखा देंगे और उसके अंदर आपको वो चीज़ मैं वहाँ पे क्लियर करवा दूंगा। खैर, ये एक पॉडकास्ट था। मैंने अगैन कहा था कि इसको ट्यूटोरियल से ज़्यादा पॉडकास्ट समझ के देखें तो आपको बेहतर लगेगा। और इसके अंदर मैंने अभी तक ब्लेज़र में होने वाली तब्दीलियाँ और अब आपको किस तरफ जाना चाहिए वो सब कुछ बता दिया है। ब्लेज़र को इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट फुल स्टैक ब्लेज़र वेब ऐप डेवलपमेंट के थ्रू प्रमोट कर रही है। और इसके अंदर अब मैं सम्स अप करते हुए यही कहूँगा कि अब अगर आप सीख रहे हैं और ब्लेज़र पे काम करना चाहते हैं तो सिंपली आंखें बंद करके ब्लेज़र वेब ऐप पे क्लिक कर दें। ठीक हो गया। ब्लेज़र वेब ऐप पे क्लिक करके मुझसे अगर पूछेंगे, मैं कोई अगर ऐप बना रहा हूँ तो मैं उसको सर्वर के ऊपर जाके बनाऊंगा, मतलब इंटरेक्टिविटी मोड उसका सर्वर रखूँगा और पर पेज रखूँगा। और वो तमाम पेज जिनके ऊपर मैं इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं उसका रेंडर मोड इंटरेक्टिव सर्वर लगा दूंगा, ताकि मेरा कोड भी सेव रहे, इंटरेक्टिविटी भी मिले और मेरा पेज सिर्फ उसी वक्त कनेक्शन क्रिएट करे वेब सर्वर के साथ जिस पेज के ऊपर अगर मैंने उसको इंटरेक्टिव कर रखा है। अदरवाइज़ मेरे जो सिंपल SSR के थ्रू पे मेरे पेज सिंपल वे में चलते रहेंगे, मैं उनको कोई इंटरेक्टिव नहीं करूँगा। स्ट्रीम रेंडरिंग के कंसेप्ट उन पे यूज़ करता रहूँगा ताकि ब्यूटीफुल वे में मैं डाटा शो करता रहूँ। कोड की प्राइवेसी भी आ गई, इंटरेक्टिविटी भी आ गई, लोडिंग इशू भी खत्म हो गया और SEO भी बेहतर हो जाएगी। तो मुझे अगर कोई कहे तो मैं उस तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर एक ऐसी ऐप है जिसको SEO का कोई मैटर नहीं है, एक ऑफिस के अंदर एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में चलने वाली है, सो आप वहाँ पे जा सकते हो। वेब असेंबली के कंसेप्ट पे जाओ, जो कि सिंपल पेज हैं उनको आप वेब ऐप ही बनाओ और जो सिंपल पेज हैं उनको आप वेब ऐप वासम के जो टॉप वाला एरिया है उसके अंदर रखो पहले प्रोजेक्ट में। और जो इंटरेक्टिव पेज होंगे आप उनको जो है नीचे पेजेस वाले कंसेप्ट के अंदर जाके क्लाइंट वाले सेक्शन में जाके रख लीजिएगा, वो वहाँ से चलते रहेंगे। दिस इज़ इट। बाकी इसके अंदर अब आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अब आप वेब ऐप जब आप सीख चुके हों तो आप इसके अलावा किसी और जगह पे जाके काम करें। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक .NET डेवलपर हैं और अगर आप चाहते हैं कि गिटहब पेजेस के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना के लगाएं और आपको जावास्क्रिप्ट सही से नहीं आती है और आप एक खूबसूरत सी ऐप बनाना चाहते हैं जो कि आप गिटहब पे लगाना चाह रहे हैं, गिटहब पेजेस के ऊपर उसको लाइव करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन का ऑप्शन वहाँ पर बड़ा सूटेबल है। मैं आपको अपनी एक वेबसाइट भी दिखा देता हूँ जो कि इस वक्त जो है मेरी चल रही है और इस वक्त वो लाइव है और वो वेब पेजेस के ऊपर से ही मैंने उसको लाइव कर रखा है। और ये मेरी साइट है और ये मैंने ब्लेज़र वेब असेंबली स्टैंड अलोन वेब ऐप को यूज़ करके बनाया है। इसके अंदर मैंने देखें अपने जो फ्री कोर्सेज़ हैं उनके बारे में, पेड कोर्सेज़ के बारे में, मैं अपने 1-to-1 सेशन के बारे में, जो मेरी बुक है उसके बारे में मैंने एक पूरा का पूरा पेज बना के लगा दिया है। टेबल ऑफ कंटेंट दिखा दिए हैं, बाय नाउ का ऑप्शन दे दिया है। मतलब हर चीज़ पेड कोर्सेज पे क्लिक करके मैं अपनी दूसरी साइट पे नेविगेट करता हूँ। फ्री कोर्सेज पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखें मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, यहाँ से मैं यूट्यूब की तरफ एक बंदे को यहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं जो कर रहा हूँ इसके अंदर मैं अपनी रिज्यूमे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अपनी रिज्यूमे की सारी डिटेल्स यहाँ से मैं डाउनलोड का ऑप्शन दे के मैं अपनी CV डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। मतलब इतनी चीज़ें जो मैं इसके अंदर सारी की सारी कर रहा हूँ, ये सारा का सारा काम मैंने ब्लेज़र वेब असेंबली की जो ऐप है स्टैंड अलोन उसके थ्रू किया है। तो अगर आपकी एक ऐसी ऐप है जिसने सर्वर से इंटरेक्ट करना ही नहीं है, बस वो लाइव होगी और सारे के सारे काम रन टाइम पे कर रही होगी और उसके पीछे कोई डाटाबेस भी नहीं है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, स्टैंड अलोन चूज़ कर लें। ठीक हो गया। या फिर अगर आपने APIs को कंज्यूम करना है आप स्टैंड अलोन चूज़ कर लें। अदरवाइज़ बाकी तमाम कामों के लिए आप ब्लेज़र वेब ऐप की तरफ जाएं और उस पर काम करें। 42 मिनट्स की ये वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके बाद किसी भी किस्म की कोई और वीडियो ब्लेज़र की दुनिया को, ब्लेज़र की वेब एप्लीकेशंस वाली दुनिया को समझने के लिए कोई और वीडियो की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे ब्लेज़र 1-to-1 क्लासेस में सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको बुक करने का, अपनी जो एक स्लॉट है बुक करने का, वहाँ पर मौका मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके मेरे साथ रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं और उसके बाद आपकी 2 मंथ्स तक ब्लेज़र वेब ऐप डेवलपमेंट की मेरे साथ लाइव क्लासेस चलेंगी। तकरीबन 1.5 आवर की एक क्लास होती है हमारी, हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जा रही होती है, लाइव क्लासेस होती हैं और क्लासेस के एंड हो जाने पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि हमारी मकबूलकोर्सेज.com की साइट से वेरीफाइबल होता है। तो अगर आप
मेरे से ब्लेज़र सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप humadmaqbool.com पे जाके कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करके मेरे ऑफिशियल नंबर पे मुझसे रब्ता करके भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, पेमेंट करके लाइव मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। या फिर अगर आप MVC की बेस पे काम सीखना चाहते हैं, C++ सीखना चाहते हैं कोई भी कोर्स के लिए, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप फ्री स्टफ को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके जो मेरा जितने भी लेक्चर्स वगैरह है आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अप्रिशिएट कर दें। यही वो चीज़ें होती हैं आपकी तरफ से जो हमें चाहिए होती हैं। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।